हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन आपके अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। हाइड्रोलिक मशीनरी भी इस सब्जेक्ट का पार्ट आपका होने वाला है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथियस्ट सब्जेक्ट एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर हम आर आर बी जेई सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो थर्मोडाइनमिक्स आपका सबसे लंबा है, थर्मल इंजीनियरिंग पोर्शन सबसे बड़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका काफ़ी सेशंस में हुआ है आपका। लगभग 40 सेशंस 40 सेशंस हमने कवर कर लिए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी काफ़ी सेशंस आपके लगे थे। इन द सेम वे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी वी आर डूइंग दिस इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी सेपरेटली। तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम आपका लेने वाला है। हालांकि इससे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है इनके क्वेश्चन लगाने में। और अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा होता है ना। काफ़ी, अगर हम 10 सब्जेक्ट्स की बात करें तो 15 से 20% जो क्वेश्चन है आपके वो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी से डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो काफ़ी हैवी वेटेज सब्जेक्ट है। अगर हम सिलेबस कंपेयर करें हमारा एसएससी जेई का या फिर किसी दूसरे एजे एग्जामिनेशन का, उसके कंपेरिजन में इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कौन कौन से चैप्टर है? पहला तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, यहीं से आपका जो पहला चैप्टर है बेटा वो शुरू होने वाला है। सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ से पहला चैप्टर शुरू होगा। इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फ्लूइड क्या होता है, ये आपका सॉलिड से कैसे डिफरेंट होता है, किस तरीके से फ्लूइड में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बहने लगता है, उसकी डेंसिटी के बारे में जानेंगे, उसके स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ओके, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी। यहाँ तक आपका एक चैप्टर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका शुरू होगा यहाँ से पास्कल लॉ एंड प्रेशर मेजरिंग से, जिसे हम कह सकते हैं। पास्कल लॉ डिस्कस करेंगे, प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये दो चैप्टर होंगे। तीसरा चैप्टर आपका आता है कंसेप्ट ऑफ बायंसी से, ये तीसरा आपका चैप्टर है। फिर ये यहाँ से कंसेप्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर आपका डायमेंशनलेस नंबर की कैटेगरी में चला जाता है, जो कि हम फ्लूइड मशीनरी में कन्वर्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का क्या कंसेप्ट होता है हम डिस्कस करेंगे इसी में ही। इसी के साथ रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो को कैटेगराइज किया जाता है वी विल डिस्कस। ठीक है। प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल, इट इज नॉट प्रेशर, इट इज प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से आप मान लीजिए आपका चौथा चैप्टर है। ठीक है। टोटल एनर्जी में भी हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, ये तीनों अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। ये आपके चार चैप्टर होंगे। ठीक है। लिक्विड्स की वेलोसिटी क्या होती है? लिक्विड्स जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, और यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के वो फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे इसमें। ठीक है। उसी में कंटिन्यूएशन में हम बर्नौली इक्वेशन डिराइव करेंगे, जिसकी सहायता से हम जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे वेंचुरीमीटर हो गया, पिटोट ट्यूब होगा, करंट मीटर हो गया, है ना। और इट इज विजिबल टू यू, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो लगभग 4 से 5 चैप्टर मान लो गिने चुने, 5 चैप्टर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में हैं। बाकी अगर हम देखें दूसरे एजे एग्जामिनेशन में, इसमें आपके काइनेमेटिक्स नहीं है, इसमें आपके फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं है, इतना बड़ा पोर्शन नहीं है फ्लूइड डायनेमिक्स का। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो इसमें नहीं है। ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस इसके अंदर नहीं है। बस इतना ही है। बाकी एप्लीकेशन तो यहाँ पे आ जाएगी फ्लूइड डायनेमिक्स की, बर्नौली इक्वेशन वगैरह इसमें हम कर लेंगे। दूसरा आता है आपका जिसे हम कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी यहाँ से एक अलग ही सब्जेक्ट आपका शुरू होने वाला है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मशीनरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे टरबाइन हम नहीं पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे, उसकी जो डिफरेंट एफिशिएंसीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ऑल, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, कैविटेशन क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट हम देखेंगे, और जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उसका लाइन डायग्राम हम देखेंगे। जेट पढ़ेंगे, उसी के बाद पंप आपको समझ में आएगा। समझना मेरी बात। पहले हम इम्पैक्ट ऑफ फ्री जेट देखेंगे,
इम्पैक्ट ऑफ फ्रीजेट पढ़ेंगे तो टरबाइन समझ में आ जाता है, टरबाइन समझ में आ गया तो पंप समझ में आ जाता है। हालांकि यहाँ पे टरबाइन मेंशन नहीं है, सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल फॉर द टरबाइन। एंड वेरी लेस टाइम इज रिमेनिंग फॉर योर CBD2 एग्जामिनेशन। तो आई वुड आल्सो आस्क वांट टू आस्क यू दैट कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसको मैं थ्योरेटिकल आपको पूरा पढ़ाऊं, या फिर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम उस सब्जेक्ट को कवर करें। मैं कोशिश करूंगा अगर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस उसकी थ्योरेटिकल वीडियोस भी मैं डाल दूं। लेट्स सी क्या बनता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 90% सिलेबस तो आपका हो जाए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थोड़ा सिंपल सा ही है, ABC एनालिसिस। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। CPM पर्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, लीक कर देते हैं पेपर अभी। ओके, उसके बाद ABC एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस 3-4 क्वेश्चन आएंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। बाकी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको कितना भी पढ़ लो, विद द हेल्प ऑफ ओनली ह्यूमन जजमेंट ही हम उसका आंसर दे पाते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू वुड एबल टू गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट इफ यू रिक्वायर कि दैट सर हमें थ्योरेटिकल सेशन चाहिए, वी विल डू प्रैक्टिस बाय आवर सेल्फ, देन आई विल प्रोवाइड यू द थ्योरेटिकल क्लासेस। तो यू कैन लेट मी नो, आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी हमारे ये केवल 2 सब्जेक्ट आपके बाकी रह रहे हैं। आपका ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी और हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने कोशिश की है जितना हो सके उतना जल्दी करवाने की, बट स्टिल आई वाज आल्सो वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा आपका सब सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए। और वैसे भी हम स्लो चल रहे थे, है ना, ताकि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हो तो उनमें आपका रिवीजन भी प्रॉपर टाइम पे हो रहा हो। चलिए, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में, कब तक क्या होता है क्या नहीं होता, हम कितना भी डिसाइड कर लें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। That's why we have to give our 100%. Other things will be depend upon our luck and on the okay मर्जी ऑफ भगवान। चलिए शुरू करते हैं भगवान का, ऊपर वाले का नाम लेके, ठीक है। जिसको भी आप मानते हैं उनके नाम से हमेशा सब्जेक्ट उन्हीं के नाम से शुरू करना चाहिए कि आज हम ये नया काम करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ओके, वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चैप्टर तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, बट वी विल नॉट डिस्कस ऑल द फ्लूइड्स। चैप्टर तो फ्लूइड मैकेनिक्स है। कुछ बालकों के मन में रहता है सर फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। नहीं बेटा, फ्लूइड का मतलब गैस भी होता है। वर्किंग फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना। फ्लूइड का मतलब हमेशा लिक्विड नहीं होता, गैस भी हो सकता है। जैसे अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वर्किंग फ्लूइड इन केस ऑफ द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो एयर। तो एयर का लिक्विड फॉर्म में क्या? नहीं, एयर इज इन फॉर्म ऑफ गैस। तो फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता। फ्लूइड 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, लिक्विड और गैसेस। गैसेस की स्टडी की जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें की जाती है थर्मोडायनेमिक्स में। और लिक्विड्स की स्टडी की जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो कहा जाता है कि जो भी कंप्रेसिबल होते हैं जैसे गैसेस, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स डिस्कस किए जाते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में। वहीं पर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स जैसे लिक्विड्स जो होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसीलिए आप जितना भी एनालिसिस देखोगे, जिस भी चैप्टर में देखोगे, उन सब में लिक्विड्स की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट मानी जाएगी। अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स में हो जाता है पीवी बराबर एम आर टी, और पीवी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू रो आर टी। वहां पे डेंसिटी चेंज हो जाती है, हो सकती है। आपके गैस टरबाइन में डेंसिटी चेंज होती है, आईसी इंजन में डेंसिटी चेंज होती है, सक्शन कंप्रेशन दोनों में वॉल्यूम चेंज होता है ना, सफिशिएंट वॉल्यूम चेंज होता है। बट हेयर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज टू बी एज्यूम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा बेसिक से इस चैप्टर को उठाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सबसे लंबा चैप्टर चलता है, सबसे लंबा चैप्टर ही है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। बाकी चैप्टर आराम से धीरे धीरे हो जाते हैं, छोटे छोटे चैप्टर, है ना, दे विल नॉट टेक मच टाइम। तो लेट्स डिस्कस।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एंड सॉलिड्स? सोम सबने पढ़ लिया है, सोम हमने कवर कर लिया है। अब मान लीजिए सॉरी, कोई एक मैं ऑब्जेक्ट लेके आता हूं सॉलिड में, इसमें लेके आता हूं सॉलिड में, दिस इज बेसिकली ए सॉलिड। और वैसे मेनली डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास में होते हैं, उनको और दबा के पास में नहीं लिया जा सकता। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स है, दबा के पास में ला सकते हो। अब जो पहले से पास में है, क्या उनको दबा के और पास में किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? तो सॉलिड्स के एटम्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उनको और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। सेम वे लिक्विड्स के भी थोड़े से दूर होते हैं, बट क्लोजली स्पेस्ड मान सकते हैं, वो भी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर। अब ये हमारे पास एक सॉलिड है और इस सॉलिड पर मैं एक शीयर फोर्स लगाता हूं। क्या लगाता हूं? शीयर फोर्स लगाता हूं। जब इस सॉलिड पर मैं एक शीयर फोर्स लगाऊंगा, व्हाट विल हैपन? कैन यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन? विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस शीयर फोर्स, ये जो आपका सॉलिड होगा ऐसे तिरछा हो जाएगा, समझ रहे हो? इसमें एक एंगल आ जाएगा, तो इस एंगल वाली स्ट्रेन को हम कहते हैं शीयर स्ट्रेन। क्या कहते हैं? शीयर स्ट्रेन। शीयर फोर्स इज नथिंग, शीयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो हम सॉलिड्स में देखते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा शीयर स्ट्रेस होगी, और जितनी ज्यादा शीयर स्ट्रेस होगी उतना ही ज्यादा शीयर स्ट्रेन होगा। मतलब शीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेन। और यहां से जब हम प्रोपोर्शनिटी हटाते हैं तो यहां पे आ जाता है एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी फाई। यहां पर मैं लिख सकता हूं जी विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। एंड व्हाट इज दिस जी? दिस जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच कैन बी एक्सप्लेन एज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो हो सकता है ये शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो होता है। सोम में पढ़ रखा है। लेकिन मैं यहां पर ये देखता हूं कि एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए एक पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेन मिल जाता है। समझो, आपने मान लो सॉरी गला बैठा हुआ है। आपने मान लो मैं शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं और यहां शेयर स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। आपने मान लो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगाया, आपको मान लीजिए 2 रेडियन 2 डिग्री शेयर स्ट्रेन मिला। आपने मान लीजिए इसको 200 कर दिया, 200 कर दिया। कितना कर दिया? 200। देन इट विल बिकम 4 डिग्री। आपको 4 डिग्री मिलेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, एक फिक्स शेयर स्ट्रेन मिलेगी। आपने इसको 600 कर लिया तो आपको मिलेगा 12 डिग्री शेयर स्ट्रेन। कहने का मतलब यह है लोड बनाने पे शेयर स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, लेकिन हर लोड के लिए एक फिक्स्ड शेयर स्ट्रेन है। इससे ज्यादा शेयर स्ट्रेन नहीं मिलेगी, ना इससे कम शेयर स्ट्रेन मिलेगी। फिक्स्ड लोड के लिए फिक्स्ड शेयर स्ट्रेन मतलब 2 डिग्री झुक के रुक जाएगा। 2 डिग्री झुक के रुक जाएगा। क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। 2 डिग्री झुक के रुक जाएगा। 200 न्यूटन लगाओगे तो 4 डिग्री झुक के रुक जाएगा। इफ यू अप्लाई 600 न्यूटन, it will rotate by 12 degree and stops. There will be no further movement. So it means for a given shear stress, it will have a given shear strain, not more than this,
नॉट लेस देन, इट विल नॉट फ्लो, उसकी shear स्ट्रेन कंटिन्यूसली बढ़ती नहीं जाएगी, फिक्स है। इट इज फॉर सॉलिड्स, ये किसके लिए? सॉलिड्स के लिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं लिक्विड लेके आऊं, क्या लेके आऊं? लिक्विड लेके आऊं, और इस लिक्विड पर मैं शीयर फोर्स लगा दूं, शीयर स्ट्रेन कह देता हूं, ये है मेरा लिक्विड। देन क्या होगा जब मैं इस पे थोड़ा सा शीयर स्ट्रेन लगा दूं? व्हाट विल हैपन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सोच के देखो। अगर आप इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगा दोगे तो ये भाई क्या कहता है, देखो मेरे जलवे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैं यहां पर हूं। अब आपने फोर्स नहीं हटाया, लगा के रखा है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैं यहां आ जाऊंगा। यू आर नॉट चेंजिंग फोर्स, बट shear strain is increasing। सॉरी, बहुत ज्यादा आ रहा है ऐसे, आज दही खा लिया था मैंने। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैं यहां हूं, 2 सेकेंड पर मैं यहां हूं, 3 सेकेंड पर मैं यहां हूं। मैं लोड नहीं बढ़ा रहा हूं, बट मेरी shear स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। दिस इज लेट्स से फाई 1, लेट्स से फाई 2, लेट्स से फाई 3। मतलब टाइम के साथ shear स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि आप लोड ना हटाओ। दूसरी चीज, अगर सॉलिड्स में आपने लोड लगाया एंड इफ यू रिमूव द लोड अंडर इलास्टिक लिमिट, देन मटेरियल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। गर्म पानी लाता हूँ, है ना, गिव मी 1 मिनट। तो मैं बता रहा था आपको कि व्हेन यू रिमूव द लोड, अगर लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर है, देन मटेरियल विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मटेरियल अपना ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर लेता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। इसके केस में, सॉलिड्स के केस में, है ना। क्या मैं कह सकता हूं कि सॉलिड के पास मेमोरी, मतलब मैं जहां से शुरू हुआ था लोड रिमूव होने के बाद मैं वापस वहां चला जाऊंगा? हाँ भाई, सॉलिड के पास मेमोरी होती है। लेकिन अगर आप फ्लूइड पर लोड लगाते हो एंड इफ यू रिमूव द लोड, व्हाट विल हैपन? फ्लूइड पर लोड लगाने के बाद क्या फ्लूइड अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को वापस रीगेन कर पाएगा? क्या फ्लूइड अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में फ्लो होने के बाद क्या अपनी वो प्रारंभिक स्थिति में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। फ्लूइड के पास मेमोरी नहीं होती है, फ्लूइड के पास मेमोरी नहीं होती है। मतलब सॉलिड्स के पास मेमोरी होती है, फ्लूइड्स के पास मेमोरी नहीं होती है। समझ आई बात? कोई समस्या, कोई परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी, ठीक है। चलिए, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है हमारे सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर shear स्ट्रेन टाइम के साथ बदलती जा रही है, तो यहां पर जो हम shear स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेन लिखते थे, यहां पर मैं shear स्ट्रेन की जगह रेट ऑफ shear स्ट्रेन लिखूंगा। और जब मैं यहां से एक प्रोपोर्शनिटी हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल विस्कोसिटी भी कह सकते हो और डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकते हो, डी फाई अपॉन में डी टी। जहां पर ये टो क्या है? टो है हमारा शीयर स्ट्रेस, और डी फाइव बाई डी टी क्या है? डी फाइव बाई डी टी है हमारा रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन,
कभी कभी इसे हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी कह देते हैं, या फिर डिफॉर्मेशन रेट भी कह देते हैं। बात एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद मैं आपसे एक चीज पूछूंगा और आप उसका गलत जवाब दोगे। 50% बच्चे गलत देते हैं, 50% बच्चे सही देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, शीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन। क्या बताया है, रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन। इसी को आगे जाके हम देखेंगे, लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बनेगा थोड़ी देर में। उस समय मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस समय आप मुझे क्या दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू अवर सब्जेक्ट, जिसका नाम है बेटा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और वह मैकेनिक्स क्या होता है, सोच के देखो। मैकेनिक्स की डेफिनेशन मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में हमने देखी थी। मैकेनिक्स वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम फोर्स और फोर्स के द्वारा होने वाले इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। जिसमें फोर्स और फोर्स के द्वारा होने वाले इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है। फोर्स के द्वारा क्या क्या हो सकता है, ये मैंने मैकेनिक्स में आपको बताया था। ये धक्का मार सकता है, गाड़ी को खींच सकता है, उठा सकता है, उतार सकता है। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो डिफॉर्मेशन की स्टडी हम करते हैं सॉलिड्स के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में, लिक्विड्स के लिए मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड्स में, जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डील विद द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, चुप रह के डेफिनेशन लिखाता हूं मैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैकेनिक्स इज द branch of science which deals with, किसके साथ डील्स करती है, द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, which deals with the forces and its effect on the फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी कह सकते हो, सिस्टम भी कह सकते हो, या फिर सब्सटेंस भी कह सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। ये तो था मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे मैकेनिक्स में हम जिस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं वो फ्लूइड हो जाएगा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ shear force, whether the shear force is small or large doesn't matter। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड के मोशन की या फिर फ्लूइड पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए साइंस, सेम आ जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द साइंस which, same definition, deals with the forces acting on fluid in rest as well as in motion। ठीक है, फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं जिसमें फ्लूइड्स पे फोर्स लग रहे हैं, और चाहे आपका फ्लूइड रुका हुआ हो या फिर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। डन।
कोई समस्या को परेशानी? सिंपल सी परिभाषा, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। नाउ अब फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसी में मैं आपको फ्लूइड की एक डेफिनेशन और लिखवा देता हूँ। थ्योरेटिकल सा चैप्टर आपका ये होगा, न्यूमेरिकल भी होंगे, बट स्टार्टिंग थ्योरेटिकल होने वाली, ठीक है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ shear force, ओके, या फिर हम कह सकते हैं विच फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ shear force, which flows under the action of under the action of shear force। और ऐसा नहीं कि हमें काफी बड़ा शेयर फोर्स चाहिए, कम शेयर फोर्स होगा तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर। तो वेदर द shear force is small or large, it doesn't matter, magnitude of the shear force doesn't matter, okay। मीन्स दैट इज इतना ही बहुत है, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, कोमा डजेंट मैटर। उसके बाद लिख लो, इफ यू अप्लाई shear force fluid starts flowing, if we apply, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, if we apply shear force fluid starts flowing। flowing, for example liquids and gases, for example liquids and gases, ठीक है, समझ में आई बात। नाउ अब अगर फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? इफ fluid is in rest condition, rest, that is no motion, it means that shear force is used। मतलब भैया जितना सा भी अगर आप फोर्स लगा दोगे ना, छोटा सा भी, फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लोइंग, आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो होने लगेगा, आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो होने लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ सॉलिड्स हम जनरली डील करते हैं डिफॉर्मेशन के बारे में, वी डील्स विद द टोटल डिफॉर्मेशन, वी डील्स with the total deformation, we deals with the total deformation, है ना। हर फोर्स के लिए एक गिवन फाई या फिर एप्सिलॉन आपको मिलेगा, एंड इन इलास्टिक लिमिट
after removing the external load, solid will regain its original dimension. Its original dimension. It means उनके पास कुछ ना कुछ मेमोरी होती है. It means उनके पास कुछ ना कुछ मेमोरी होती है. Solids have memory. यादें होती हैं उनके पास कि मैं कहाँ से आया था, कहाँ चला गया. Now, in case of liquids, we deal with rate of deformation. And liquids will never regain to its original shape after removing the load. After removing the load. What does it mean? Fluid doesn't have memory. गजनी है वो. Fluid doesn't have memory. Fluids के पास memory नहीं होती. समझ में आई? बोलो हाँ ना. ठीक है, कोई समस्या को परेशानी? नो समस्या नो परेशानी. अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का कंपेयर करने वाले हैं और मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. क्या आप सॉलिड्स पर टेंसाइल फोर्स लगा सकते हो? सोच के देखो. तो में लगाया होगा. क्या सॉलिड्स पर टेंसाइल फोर्स लगाया जा सकता है क्या? बताओ. हाँ जी, लगाया जा सकता है ना. लेंथ बढ़ेगी. लेंथ बढ़ जाएगी. क्या लिक्विड्स पर टेंसाइल फोर्स लगाया जा सकता है क्या? लिक्विड्स पर टेंसाइल फोर्स नहीं लगाया जा सकता है. खुद सोच के देखिए. सोच के देखो. नहीं लगता भैया. यही डिफरेंस है. सॉलिड्स पर टेंसाइल फोर्स लगाया जा सकता है. सॉलिड कैन रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स, बट लिक्विड्स या फिर फ्लूइड्स कैन नॉट रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स. ठीक है. क्या सॉलिड्स पर शियर फोर्स लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है. क्या लिक्विड्स पर शियर फोर्स लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है. लिक्विड्स पर शियर फोर्स लगाओगे, फ्लूइड बहने लगेगा. क्या सॉलिड्स पर कंप्रेसिव लोड लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है. क्या सॉलिड्स पर कंप्रेसिव लोड लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है. क्या लिक्विड्स पर कंप्रेसिव लोड लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है. एक कंटेनर में लिक्विड या फ्लूइड लो, उसको दबाओ, कंप्रेसिव लोड लगाया जा सकता है. लिक्विड्स के पास टेंशन को सहन करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती. लिक्विड टेंशन ले ही नहीं सकता, वो बह जाता है. लिक्विड टेंशन लेता ही नहीं है, वो बह जाता है. वो कहता है मुझे बहने दो, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए. अब आप लोगों के साथ सरफेस टेंशन नाम सुने हैं. सरफेस टेंशन भी तो टेंशन है. अरे भैया, आपके सर पर करोड़ों बाल हैं.
उसमें से एक बाल अगर टेंशन को सहन करता है, बाकी टेंशन को सहन नहीं करते हैं, आप क्या करोगे? पूरे माथे पर टेंशन ले लोगे? नहीं, नहीं ले सकते। सरफेस टेंशन बहुत नेग्लिजिबल होता है बबुआ, और वो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ड्यू टू अट्रैक्शन। वो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ड्यू टू अट्रैक्शन, कोएसिव फोर्स के कारण। नेग्लिजिबल। केवल सरफेस टेंशन तक ही टेंशन सुनते हो और कहीं टेंशन सुनोगे नहीं। कहीं भी आगे आने वाले चैप्टर में टेंशन सुनोगे ही नहीं। सरफेस टेंशन टॉपिक जब पढ़ते हो तभी टेंशन सुनते हो, बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी टेंशन नाम आपको सुनने को नहीं मिलता है। तो फ्लूइड के पास नेग्लेजिबल नेग्लेजिबल टेंशन रेजिस्टेंस होता है। एयर स्ट्रेस को सहन कर सकता है, बट वो फ्लो होने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। ठीक है, बढ़े आगे। ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनका हम कंपेयर करने वाले हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस का। तो कुछ इस तरीके से देखिएगा, यहां पर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां हम ले लेते हैं सॉलिड्स, यहां हम ले लेते हैं लिक्विड्स, यहां हम ले लेते हैं गैसेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला मैं लेता हूं रिस्पॉन्स टू शियर स्ट्रेस। रेस्पॉन्स टू शियर स्ट्रेस। यार मैं मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, नोट्स ना लिखाऊं तो काम चल जाएगा क्या? क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए चलते हैं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉलिड्स में क्या होगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर आपको टोटल डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जबकि लिक्विड्स और गैसेस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्स टू शियर स्ट्रेस हो गया। और अपने टेंसाइल लगा लो। हम्म, एबिलिटी टू रेजिस्ट, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने की संभावना सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स में चुल्लू भर होती है, सरफेस टेंशन। गैसेस में तो वो भी नहीं होती, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दूर दूर है, यहाँ पे नहीं होती। थर्ड, एबिलिटी टू रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स। इसमें भी होती है, सॉलिड्स भी रेजिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड्स भी रेजिस्ट कर सकते हैं, और गैसेस भी रेजिस्ट कर सकती है। चौथा हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी डिस्कस की जाती है परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी से। तो लिक्विड्स और सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और जबकि गैसेस कंप्रेसिबल होती है। समझ में आया बंधु? कोई समस्या, कोई परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी। ठीक है, फ्री सरफेस की अगर हम बात करें, फ्री सरफेस मतलब सरफेस दिखती है क्या? ये देख सोचो। सॉलिड की सरफेस दिखती है, यस। लिक्विड्स की सरफेस दिखती है, यस।
गैसेस की कोई भी सरफेस नहीं दिखती, नो, खत्म। ठीक है। अब लास्ट, अगर हम किसी कंटेनर में डालें तो डलेंगे कि नहीं, उस कंटेनर का शेप ग्रहण करेंगे कि नहीं। तो एबिलिटी टू फॉर्म, एबिलिटी टू फॉर्म द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप ग्रहण करेंगे या फिर नहीं। सॉलिड्स नहीं करेंगे, लिक्विड्स और गैसेस कर सकते हैं। तो these आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड्स और सॉलिड्स के बीच का डिफरेंस। डन। कोई समस्या का परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी। अब जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, यू आर इंजीनियर्स, तो डेफिनेशन बना लेना। सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करेंगे। इस डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। रो क्या होता है हमारा? रो होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है केजी, एसआई यूनिट, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो मास की पावर आ जाएगी 1, और लेंथ, मीटर क्यूब है ना, लेंथ की पावर आ जाएगी -3। ml-3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ये क्या है? डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है। नाउ जनरली मास कांस्टेंट रहता है, मास फिक्स रहता है। डेंसिटी फिर किस पर निर्भर करेगी? डेंसिटी आपके वॉल्यूम पर निर्भर करेगी, और वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। नाउ सी, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड pressure for a constant mass system, for constant mass. Now अगर टेम्परेचर बढ़ता है then what will happen? वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस। और अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो भैया डेंसिटी घटती है। इन द सेम वे, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो वॉल्यूम जो होगा वो घटेगा। वॉल्यूम जब घटेगा डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। इस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर का जो डेंसिटी पर इफेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। नाउ अगर प्रेशर टेम्परेचर ही ना बदले तो डेंसिटी भी नहीं बदलेगी। प्रेशर टेम्परेचर अगर ना बदले तो डेंसिटी भी आपकी नहीं बदलेगी। अब डेंसिटी भैया क्या है? डेंसिटी कहता है कि भैया 1 मीटर क्यूब में कितना केजी माल है, 1 मीटर क्यूब में कितना केजी फ्लूइड है। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी। ये डेंसिटी की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैसे शो करोगे? सोच के देखो। हम्म, बताओ जरा। घुस रहा है दिमाग में जो बता रहा हूँ, इसको समझो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, है ना। थोड़ा स्लो चला रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर को। हमने एक कंटेनर लिया जो क्यूबिकल शेप का था,
और उसकी प्रत्येक डायमेंशन 1 मीटर थी। तो वॉल्यूम कितना हुआ इसका? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का ये हम डब्बा लिए हैं, 1 मीटर क्यूब का ये हम डब्बा लिए हैं। अब इसमें मैं अलग अलग फ्लूइड डालता हूँ, है ना। आपके पास एक सूटकेस है, आप इसमें अलग अलग फ्लूइड डालते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपने डाला वाटर, तो वाटर में जो इसका मास होएगा बेटा भाई मेरे, वो 1000 किलो होगा। अगर मैं डालता हूं मरकुरी, मर्क्यूरी का जो इसमें मास आएगा वो 13,600 किलो आ जाएगा। और अगर मैं डालता हूं इसमें हवा, तो हवा का जो मास आएगा वो कितना आएगा? 1.2 kg आएगा। तो 3 लोग हैं, तीनों को मैंने ये डब्बा दे दिया। सबसे ज्यादा हल्का डब्बा किसको नजर आएगा? है, सबसे ज्यादा हल्का डब्बा किसको नजर आएगा? हवा वाले को। और सबसे ज्यादा भारी डब्बा किसको नजर आएगा? जिसमें वजन ज्यादा। डब्बा सबका सेम है, लेकिन सबका मास अलग अलग है। डब्बा सबका सेम है, लेकिन सबका मास अलग अलग है। तो सेम डब्बे में जिसका ज्यादा मास आएगा वही तो ज्यादा भारी देगा फीलिंग। बोलो हाँ ना। तो मरकुरी की डेंसिटी सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो डेंसिटी फिजिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? डेंसिटी फिजिकली आपको रिप्रेजेंट करती है कि कोई कितना भारी है, कोई कितना हैवी है, कोई कितना भारी है, कोई कितना हैवी है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? बोलो हाँ ना। बोलो हाँ ना। सिंपल। कोई समस्या को परेशानी? नो समस्या नो परेशानी, नो समस्या नो परेशानी। क्या अगर हम चांद पे जाएंगे तो भी इतना ही मास आएगा डब्बे में? हाँ, मास तो सेम रहेगा ना, मास थोड़ी बदल सकता है। डब्बे का वॉल्यूम नहीं बदल सकता, लेकिन क्या मास बदल सकता है? सोच के देखो। डब्बे का वॉल्यूम नहीं बदल सकता, तो डब्बे में आने वाला मास कैसे बदलेगा? मास विल रिमेन सेम। तो चांद पे जाओगे तो भी पानी का डेंसिटी यही होगा, मरकरी का डेंसिटी यही होगा, हवा का डेंसिटी ये होगा। तो मतलब डेंसिटी जगह परिवर्तित होने पर परिवर्तित नहीं होती है, डेंसिटी कंडीशन चेंज होने पर होती है, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने पर होती है। लेकिन ये जो डेंसिटीज हमने डिफाइन की है, ये किसी गिवन प्रेशर टेम्परेचर पर डिफाइन की है। उसी गिवन प्रेशर टेम्परेचर पर मर्क्यूरी की डेंसिटी किसी दूसरे प्लैनेट पर सेम रहेगी, 13,600 kg पर मीटर क्यूब ही आएगा। तो जो डेंसिटी होती है वो एक तरीके की एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है। लिखना चाहो तो लिखो, डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब जो जगह से जगह नहीं बदलेगी। तो डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी which doesn't change from place to place। ठीक है। अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी की, तो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब बाकी टेम्परेचर पर उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। मैक्सिमम ही 4 पर है, तो बाकी जगह पर डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। पर भोले बाबा
4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम है, ये मान लो डेंसिटी है, ये मान लो 4 डिग्री सेल्सियस है, इस पर डेंसिटी मैक्सिमम है, तो बाकी टेम्परेचर पर डेंसिटी क्या होगी? कम होगी ना। बाकी टेम्परेचर्स पर डेंसिटी विल बी लेस एज कंपेयर टू द डेंसिटी एट द 4 डिग्री सेल्सियस। तो बात सुनो मेरी, अगर मैं अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करता हूं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी घटेगी? अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस के पानी को गर्म करता हूं, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटेगी। अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस के पानी को गर्म करता हूं, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? घटेगी। अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को ठंडा करता हूं, तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगी घटेगी? 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को ठंडा करता हूं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? घटेगी। 3 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को ठंडा करता हूं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? भैया वो घटेगी। तो ये घटना बढ़ना बढ़ना घटना 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 बढ़ना बढ़ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये तो 1 थी, अब आ रहे हैं हम 2 नंबर प्रॉपर्टी पर, और उस 2 नंबर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम लो, स्पेसिफिक वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम डेंसिटी भी इसे कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। ये वी को बोलते हैं न्यू, इसका नाम है न्यू। ये क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर केजी। डायमेंशन क्या होगी? m-1 L3, L की पावर 3। ठीक है, कुछ खास समझाने वाला नहीं है इसमें। फिर आता है आपका स्पेसिफिक वेट। वेट के आगे स्पेसिफिक लिखा है तो मतलब वेट ऊपर आएगा। इसको वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं। वेट की डेंसिटी, वेट नापा जाता है भैया न्यूटन में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है हमारा वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट को क्या लिख सकता हूं मैं? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय हमारे क्या चल रहा है? डिवाइड बाय हमारे चल रहा है वॉल्यूम। इसको मैं क्या लिखता हूं? रो इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या होगी? वेट की यूनिट होती है न्यूटन और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mlt-2। नीचे L3 भी चल रहा है, तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है ml केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mlt-2। m बड़ा बन गया, और नीचे क्या चल रहा है? L3 चल रहा है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L की पावर -2 हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m L की पावर -2 t की पावर -2। समझ में आई बात? हाँ जी, आ गई। अब डेंसिटी निकाल सकते हैं, वेट डेंसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वेट डेंसिटी निकालना है वाटर का, तो रो ऑफ वाटर इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो कितना होता है? 1000। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, ये कितना आ जाएगा? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। अब जो जी है वो जगह बदलने पर बदलता है, जो जी की जो वैल्यू है वो जगह बदलने पर बदलती है। चांद का जी अलग होगा, पृथ्वी का जी अलग होगा, आपका जी अलग, मेरा जी अलग, भैया जी अलग अलग। अब जब जी अलग अलग होता है, डेंसिटी तो अलग अलग नहीं होती, डेंसिटी तो वही रहती है, लेकिन जी अलग अलग होता है।
अब जब जी अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग जी है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट डेंसिटी होगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट डेंसिटी होगी। तो specific weight is not a absolute quantity because it varies from place to place because g is changing from space to space। तो लिखेंगे इस बारे में, specific weight is not a, नोट लिखा है, absolute quantity due to variation in g acceleration due to gravity from place to place। ठीक है भैया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ कम टू द फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वन, किन्हीं भी दो फ्लूइड की डेंसिटी का कंपैरिजन, कोई भी, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू। किन्हीं भी दो फ्लूइड्स की डेंसिटी का कंपैरिजन हो सकता है। एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, एयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू पेट्रोल, पेट्रोल टू डीजल, फलाना दिन का। किन्हीं भी दो फ्लूइड्स की डेंसिटी का कंपैरिजन हम रिलेटिव डेंसिटी की सहायता से कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो भैया, कोई समस्या का परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी, नो। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट वन जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसके आगे स्पेसिफिक लग गया ना, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेसिफिक सा हो जाता है। स्पेसिफिक सा कैसे होगा? देखो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। एस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। नीचे क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फ्लूइड। वेट डेंसिटी क्या होता है? mg। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? स्पेसिफिक ग्रेविटी को, इसको मैं लिख सकता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिख सकता हूं वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड, उसको देख लेंगे। वेट डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं? रोजी होता है, mg काय को होएगा? बता ना सकते तुम? एम, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी में भी बताऊं? चलो, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक वेट को या फिर वेट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? रो ऑफ द फ्लूइड इनटू जी डिवाइड बाय रो ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इनटू जी। तो इसको क्या मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं क्या? जी हटा दिया हमने। लेकिन ध्यान हमें क्या रखना है, नीचे क्या है? स्टैंडर्ड फ्लूइड। 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 क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि दो डेंसिटीज का रेशियो है। लेकिन लेकिन रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में किन्हीं भी दो फ्लूइड्स की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में किन्हीं भी दो फ्लूइड्स की डेंसिटी या वेट डेंसिटी को कंपेयर नहीं किया जाता। किसी फ्लूइड की डेंसिटी या वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अब कौन सा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है इसके लिए देखिएगा, अगर हम बात करें लिक्विड्स की, अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर। तो मतलब हम वाटर के साथ कंपेयर करेंगे। और वहीं पर अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है एयर। वैसे फ्लूइड में तो हम लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं, तो हम लिक्विड्स की बात करते हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी लेंगे तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड यानी पानी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल लेंगे तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, लिक्विड है तो पानी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड्स के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, तो भैया ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। और वहीं पर हाइड्रोजन की मरकुरी की लेंगे तो ये हो जाएगा 13,600 डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 13.6। तो मतलब ये कंपेयर करके बता रहा है कि पानी से कितना ज्यादा भारी है। क्या कंपेयर करके बता रहा है कि ये पानी से कितना ज्यादा भारी है। क्या बात समझ में आ गई? कोई समस्या को परेशानी, नो समस्या नो परेशानी, एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम ही सिंपल सी चीज है। इसमें हमने कोई ज्यादा टॉप वाली चीज डिस्कस नहीं की है। बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की, और यही आता है पेपर में जेई लेवल में, स्पेशली डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन आ रहा है। स्टिल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इज नॉट कंप्लीटेड। हम विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे, विस्कोसिटी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत सारी 4-5 चीजें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, गिविंग योर सो मच टाइम, गिविंग योर प्रीशियस टाइम, लव एंड सपोर्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।